सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स जो हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसका सेक्शन बी जो कि 2023 का जो पेपर हुआ था आपका रिसेंट, उसका सेक्शन बी करने वाले हैं। 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो रिपीटेड ही मोड पे पूछे भी जाते हैं। तो वो 4 के 4 हम डिस्कस करेंगे। आपको हालांकि 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 15-15 ईच। 30 मार्क्स का ये आपका टॉपिक रहता है, ये यूनिट रहती है या फिर ये कह सकते हो सेक्शन बी रहता है। ठीक है, तो सेक्शन ए के जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। और सेक्शन ए जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था जिसमें 6 क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी हमने डिटेल में विद एग्जाम्पल इन सिंपल लैंग्वेज डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई अपडेट होती है तो वहाँ पहले सेंड कर दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर आपका ये सब्जेक्ट है। सेक्शन बी 15 मार्क्स क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। और अगर आपको कोई इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन चाहिए एग्जाम से पहले तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका 15 मार्क्स का कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट मीन्स व्हाट इज ओबी, एंड डिस्कस मेन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आपसे ओबी क्या होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है ये पूछा था, एंड इसकी मेन थ्योरीज क्या होती हैं वो आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक स्टडी है जिसमें हम मतलब अच्छा ये एक स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है? इसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ना हम पढ़ते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप इंडिविजुअल का वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड हाउ दिस बिहेवियर, और जैसे वो बिहेव करेंगे तो वो बिहेवियर कैसे अफेक्ट करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, कल्चर को और इफेक्टिवनेस को। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, एंड फिर उस बिहेवियर का हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी इफेक्टिवनेस पे कितना इफेक्ट पड़ता है। It drew on field like psychology, sociology and management to understand, predict and manage behavior। इसमें बेसिकली हम क्या है, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं एंड उसके बाद उसको मैनेज करना चाहते हैं बिहेवियर को वर्क प्लेस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है मैनेजर की एंड लीडर की अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉय, कि क्या एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, हाउ टीम डायनेमिक्स वर्क, कि कैसे जो टीम डायनेमिक्स है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगी, एंड हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजर ये क्यों कर रहा है, ये क्यों स्टडी कर रहा है, लोगों के बिहेवियर की क्यों स्टडी कर रहा है और उसका इफेक्ट क्यों जानना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि उसको अल्टीमेटली क्या करना है, प्रोडक्टिविटी निकालनी है एम्प्लॉय से एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना है सो दैट एक एम्प्लॉय क्या है अपना बेस्ट दे सके। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी मेन थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी देखते हैं जिसको किसने दिया था, टेलर जी ने। तो कोर आइडिया क्या है इस थ्योरी का कि जो ये थ्योरी है ये एम्फसाइज करती है, एम्फसाइज एफिशिएंसी बाय स्टैंडर्डाइजिंग टास्क। कह रहे कि आप क्या करो, स्टैंडर्डाइज कर दो हर एक टास्क को एंड ऑप्टिमाइजिंग करनी है हमें वर्क फ्लो। टेलर सजेस्ट करते हैं कि ब्रेक डाउन करो टास्क को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में, ठीक है, देन वर्कर को ट्रेनिंग दो उस टास्क को काम करने की, परफॉर्म करने की एफिशिएंटली, एंड फिर उनको क्या है, अगर वो उस टाइम पे काम करके दे रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दो सो दैट वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाना चाहें। तो इसमें क्या बोला गया कि सबसे पहले तो टास्क को स्टैंडर्डाइज कर दो, दैट मीन्स उसका टाइम डिसाइड कर दो, प्रोसेस डिसाइड कर दो कि कैसे वो होगा, उस टास्क को ब्रेक डाउन करो और फिर क्या है, वर्कर्स को ट्रेंड भी कर दो, ठीक है, और बोलो कि अच्छे से काम किया जाए, और फिर अगर वो अच्छे से टाइम के अंदर अपना बेस्ट दे देते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाए सो दैट वो आगे और मोटिवेट होकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो बेसिकली फोकस का क्या था इसमें कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हमें क्या है बढ़ानी है टास्क स्पेशलाइजेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये क्या है, एल्टन मायो ने दी थी। ये जो थ्योरी है ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर की, ना जो सोशल फैक्टर्स होते हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, एंड एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, इस पे क्या है ज़्यादा फोकस किया गया है। मायो की जो स्टडी है वो रिवील करती है कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होते हैं नॉट जस्ट बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव से तो वो मोटिवेट होंगे ही होंगे, बट ऑल्सो बाय सोशल इंटरेक्शन, पर वो मोटिवेट होते हैं सोशल इंटरेक्शन से, अटेंशन अगर उन्हें मिल रही है मैनेजमेंट से, ठीक है, उन्हें भी इंकरेज किया जा रहा है तो क्या है वो इस चीज़ से भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं।
अच्छा, तो इस थ्योरी ने फ़ोकस किस में किया है कि जो एम्प्लॉयी का वेलबींग हो गया, उनकी मोटिवेशन पे ध्यान दो, ग्रुप डायनामिक्स में ध्यान दो, इस सब में, ठीक है? फिर थर्ड है इसकी थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। तो ये मैंने आपको जो 6 क्वेश्चंस अभी करवाए थे सेक्शन ए में, तो वहाँ पे भी हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो एक है मैकग्रेगर ने दी थी आपको। इन्होंने सजेस्ट किया था कि 2 कंट्रास्टिंग व्यूज़ होते हैं ह्यूमन मोटिवेशन के, एक होती है थ्योरी एक्स और एक होता है थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में अज्यूम करते हैं कि जो पीपल हैं वो क्या है, उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए, ठीक है? वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। आपको डायरेक्शन वगैरह, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब देनी होती है, काम निकलवाना होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला सिस्टम वहाँ पे चलता है। थ्योरी वाई अज्यूम करती है कि जो पीपल होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है? तो ये वाली थ्योरी फोकस करती है कि मैनेजमेंट स्टाइल कैसे अपनाया जाए थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बेसिस पे। लाइक थ्योरी एक्स है तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल लगेगा, पर थ्योरी वाई है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल लगेगा, ठीक है? तो कैसा, मतलब किस तरीके से हमें लोगों के ऊपर मैनेजमेंट स्टाइल लगाना चाहिए, तो ये इस पे फोकस करती है। फिर है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो अब्राहम मैस्लो ने दी थी इसको। ये थ्योरी क्या है, बताती है कि जो हमारी 5 बेसिक नीड्स होती हैं, इसकी एक हायरार्की होती है जो एक इंडिविजुअल को क्या करती है, मोटिवेट करती है। उसकी साइकोलॉजिकल नीड से लेके ये स्टार्ट होती हैं एंड उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है जो सबसे टॉप में होती है। जब वो लोअर लेवल नीड में फुलफिल होगी उसकी, तभी एम्प्लॉय मोटिवेट होगा अब हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने में। तो ये थ्योरी फोकस करती है कि मोटिवेशन होती है बेस्ड ऑन सेटिस्फाइंग प्रोग्रेसिव नीड, कि आपको मोटिवेशन मिलती है और आप काम भी करते हो, सेटिस्फाई करते हो अपनी प्रोग्रेसिव नीड को। दैट मीन्स पहले आप एक नीड सेटिस्फाई करोगे, देन उसके ऊपर फर्दर फिर ऐसे हायरार्की चलेगी। नेक्स्ट है हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है? तो हर्सबर्ग आइडेंटिफाई इन्होंने किया था 2 फैक्टर, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं आपकी जॉब की सेटिस्फेक्शन को। उनका क्या नाम है, एक होते हैं मोटिवेटर्स और एक होते हैं हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर्स जैसे कि अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है? देन हाइजीन फैक्टर क्या होता है, जैसे सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया। तो जो मोटिवेटर्स है ये भी सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स कैन कॉज डिससैटिस्फैक्शन इफ लैकिंग। कह रहे हाइजीन फैक्टर एज सच आपको मोटिवेट नहीं कर देते हैं, बट अगर ये ना हो ना तो डिससैटिस्फैक्शन जरूर हो जाएगी, ठीक है? फिर फोकस क्या कर रही है ये थ्योरी, मोटिवेशन थ्रू जॉब सेटिस्फेक्शन फैक्टर। ये कहती है कि मोटिवेशन होगी पर जॉब सेटिस्फेक्शन फैक्टर से होगी, ठीक है? फिर आता है इक्विटी थ्योरी, इसको एडम्स ने दिया था। तो ये जो थ्योरी है सजेस्ट करती है कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है बाय फेयरनेस, ठीक है? अगर आप फेयरनेस क्या है अडॉप्ट करते हो, लगाते हो, इफ दे परसीव एन इम्बैलेंस बिटवीन देयर इनपुट, अगर उसे लगता है कि जो उसका इनपुट है, मतलब जो उसके वर्क एफर्ट है एंड जो उससे आउटकम आ रहा है, जो उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर ये अनबैलेंस है, मतलब एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहा है पर रिवॉर्ड कम मिल रहे हैं, तो यहाँ अगर इम्बैलेंस आ रहा है तो फिर वो क्या है, डिससेटिस्फाइड फील करेगा, डीमोटिवेटेड फील करेगा। तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है, दैट मीन्स इक्विटी बना के चलनी पड़ती है। अच्छा, जो ये थ्योरी है ये फोकस करती है कि मोटिवेशन होती है एक इंडिविजुअल पे, पर वो इसके बेसिस पे होती है कि वो कैसे परसीव करता है कि उसके वर्क प्लेस पे उसके साथ कितनी फेयरनेस हो रही है, ठीक है? अगर उसे लग रहा है कि हाँ अच्छे से हो रही है तो वो अच्छा काम करेगा। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसे क्या है विक्टर ब्लूम ने दिया था। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, बोलती है कि जो पीपल मोटिवेट होते हैं, जो वो बिलीव करते हैं कि जो उनके एफर्ट्स हैं ना, उस जो भी मतलब उनके एफर्ट जो वो डाल रहे हैं उससे परफॉर्मेंस आ रही है, और जो वो परफॉर्मेंस है फिर उसके बदले उसको क्या है, एक डिजायरेबल रिवॉर्ड मिल रहा है जो वो चाहता है। इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे एक्सपेक्टेंसी हो गया कि उसने कितना एफर्ट डाला उस परफॉर्मेंस, मतलब एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस। देन इंस्ट्रूमेंटलिटी होता है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटलिटी में क्या होता है कि परफॉर्मेंस लीड्स टू आउटकम, कि उस परफॉर्मेंस से क्या आउटकम आया। देन बैलेंस का मतलब कि उस आउटकम का क्या वैल्यू है। इस थ्योरी ने फोकस किया कि मोटिवेशन आती है पर वो आती है कि आपको एक्सपेक्ट कितना है कि अगर मैं इसको काम को कर दूंगा तो मुझे कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है? तो देखो अगर आपको पता है कि हाँ अगर मैं ये काम कर दूंगा तो आपको ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप अपने आप ही क्या है, मोटिवेट हो जाओगे। तो ये थ्योरी उस पर बोलती है एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, उस बेसिस पे आपकी मोटिवेशन होती है, इसीलिए इसका नाम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसको क्या है, बंडूरा ने दिया था। दिस थ्योरी हाईलाइट, ये जो थ्योरी है ये हाईलाइट करती है कि क्या रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, मतलब रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। दैट मीन्स ये सजेस्ट करती है कि जो पीपल है ना वो लर्न करते हैं बिहेवियर वॉच करके अदर को, स्पेशली जब वो ऑब्जर्व करते हैं सक्सेसफुल आउटकम के, कि हाँ इस बंदे ने इतना हार्ड वर्क किया, अब क्या है इसका इतना सक्सेसफुल आउटकम है, तो उस पर्सन को क्या है वो ऑब्जर्व करेंगे और उससे लर्न करेंगे। तो लर्निंग एंड बिहेवियर मॉडल क्या है, ये बताती है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या है सीख सकता है बंदा। तो समरी देखें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरीज की। तो जो थ्योरीज है ये आपको प्रोवाइड करती है बेसिकली कि कैसे एक जो पर्सन है मोटिवेट होता है ना, एंड हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, कि कैसे हम एक वर्क इन्वायरमेंट को, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो फोकस कर रहा था कि टास्क एफिशिएंसी पर, जो मायो का था वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एम्फोसाइज कर रही थी सोशल इंट्रैक्शन में। मैस्लो हर्सबर्ग थ्योरी है वो फोकस कर रही थी एम्प्लॉय की नीड एंड सेटिस्फेक्शन में। और जो थ्योरी थी जैसे इक्विटी एक्सपेक्टेंसी, ये बताती है फेयरनेस
होनी चाहिए। तो लीडर एंड मैनेजर यूज़ करते हैं इन थ्योरीज़ को डिज़ाइन करने के लिए कि इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल क्या होना चाहिए, सो दैट हमारे एम्प्लॉयज़ की सैटिस्फैक्शन बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन 1, मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होती है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं पर्सनैलिटी के? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, बिहेवियर एंड पैटर्न दैट डिफाइन हाउ अ पर्सन थिंक, फील एंड एक्ट। कह रहे पर्सनैलिटी ना एक यूनिक सेट ऑफ करेक्टर है। ठीक है, यूनिक सेट ऑफ करेक्टर हो सकता है, ट्रेट हो सकता है, लाइक आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर अलग होगा, ट्रेट आप में अलग होंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स आपके अलग होंगे। ठीक है, एंड पैटर्न दैट डिफाइन हाउ अ पर्सन थिंक। और ये एक ऐसा होता है लाइक आप कैसे सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो। ये बेसिकली आपको किसी दूसरे बंदे से ना क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल फ्रॉम वन अनदर एंड इन्फ्लुएंस देयर रिस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशन। तो एक पर्सन क्या हर सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। पर्सनैलिटी शेप की जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर से, जो क्या है मेकिंग इट अ कॉम्प्लेक्स एंड इंडिविजुअलाइज्ड कंसेप्ट। जो क्या है कहना है कि पर्सनैलिटी को एक कॉम्प्लेक्स और जो इंडिविजुअलाइज्ड कंसेप्ट बना देती है। वही फैक्टर्स हमने देखने हैं, या फिर अभी हम देखेंगे इसमें मेजर डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है सेवरल फैक्टर से, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं हम कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर बोल सकते हो, लाइक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, वो क्या है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन को आता है। ठीक है, तो कुछ जैसे ट्रेड्स, जैसे कुछ टेम्परामेंट हो गया, एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, या कुछ बिहेवियरल टेंडेंसी हो गई, जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिल सकती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पर्सनैलिटी में बनता लगता है कि जैसे जेनेटिक है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शेप करने में एक पर्सन की पर्सनैलिटी को, कि वो पर्सन जैसे जो है चाइल्ड है वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इमोशनल स्टेबल है, इंटेलिजेंट है, कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है इसका। जैसे इन्वायरमेंट है, उसमें सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो विच इज़ अ पर्सन इज़ रेज्ड, जैसे जहाँ से वो पर्सन आया है, तो वो सोशल और कल्चर इन्फ्लुएंस भी उस पे पड़ेगा। लाइक उसकी फैमिली कैसी है, फ्रेंड कैसी है, सोसाइटी कैसी है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पर्सनैलिटी में? कल्चर इन्फ्लुएंस करता है उस पर्सन की वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, कस्टम को। ठीक है, और सोशल इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है उसके बिहेवियर को, उसके नॉर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट शेप करेगा उसकी मॉरल वैल्यू कैसी है, हैबिट कैसी है, एटीट्यूड कैसी है ना। ये नेक्स्ट है सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर क्या होते हैं? आर स्पेसिफिक इवेंट होते हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो पर्सन ने एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये टेम्परली या फिर परमानेंटली इन्फ्लुएंस कर देती है उस पर्सन के बिहेवियर को और पर्सनैलिटी ट्रेट को। जैसे सिचुएशन होगी लाइक स्ट्रेस, ट्रॉमा और इवन पॉजिटिव इवेंट कुछ हुआ है, जैसे जॉब में प्रमोशन हुई है उस पर्सन की, तो इम्पैक्ट करेगा वो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट को। समटाइम इवन रीशेपिंग हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू सिमिलर सिचुएशंस इन द फ्यूचर। पर हो सकता है कि आगे जाके क्या है वो उसी सिमिलर सिचुएशन में कुछ और एक्ट करे, बट फिर भी ये क्या है, ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या आता है कि जैसे अर्ली इंटरेक्शन जो फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका हुआ है, स्पेशली पेरेंट्स के साथ, ये भी इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या था। ठीक है, फैमिली में उसके रिलेशनशिप कैसे थे। तो ये इम्पैक्ट कैसे करेगा पर्सनैलिटी को? लाइक सपोर्टिव नर्चरिंग फैमिली है तो वो फोस्टर करेगी कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, या हार्मोनल लेवल, ये भी इम्पैक्ट करते हैं बिहेवियर, टेम्परामेंट और इमोशनल रिस्पॉन्स को एक पर्सन के। तो इसका पर्सनैलिटी में कैसा इफेक्ट पड़ता है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गया, या फिर ये सारे इफेक्ट करते हैं ट्रेड को, चाहे चाहे फिर वो एक बच्चा जैसे एग्रेशन या एंजाइटी हो उसे, या सोशल बिहेवियर उसका कैसा होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पर्सनैलिटी में उसके इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी। तो कल्चर नॉर्म्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या थी, वो भी क्या एक पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। लाइक पीपल रेज्ड इन कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में बी मोर ग्रुप्ड ओरिएंटेड, जो क्या कलेक्टिव सोसाइटी से है लाइक, तो वो ग्रुप ओरिएंटेड होंगे, है ना। तो जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी से आए हैं तो वो क्या है, न तो सेल्फ एक्सप्रेशन वाले होंगे। नेक्स्ट है इसकी समरी देख ले हम। तो यहाँ हमने पढ़ा हेरिडिटरी, जिसमें हमने देखा जेनेटिक फैक्टर आपको जो आपके पेरेंट्स से मिले हैं तो ये अफेक्ट करेंगे आपके टेम्परामेंट को, इंटेलिजेंसी लेवल को, इमोशनल स्टेबिलिटी को। फिर इन्वायरमेंट की आपका सोशल या कल्चरल सराउंडिंग कैसी थी, वो आपके बिहेवियर को शेप करेंगे, वैल्यू को शेप करेंगे, नॉर्म्स। ठीक है, फिर है सिचुएशनल फैक्टर। स्पेसिफिक इवेंट हुआ है या कुछ कंडीशन हुई है तो ये इन्फ्लुएंस करेगा उस पर्सन की पर्सनैलिटी को। फैमिली एंड चाइल्डहुड, अर्ली फैमिली इंट्रैक्शन उसकी कैसी थी, तो ये भी क्या उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा। बायोलॉजिकल फैक्टर एंड कल्चर और सोसाइटी कहाँ से वो आया है, वो भी क्या है उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये हमने समरी पढ़ ली मेजर डिटर्मिनेंट्स की। तो कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है ये कॉम्प्लेक्स
है, ठीक है? इसको समझना, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो इसको अफ़ेक्ट करते हैं और ये सारे के सारे वर्क टुगेदर करते हैं और शेप करते हैं एक इंडिविजुअल की यूनिक तरीके को, उसकी पर्सनैलिटी को। अंडरस्टैंड करना इन सब डिटर्मिनेंट्स को हेल्प करता है कि हम कैसे, क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइन परसेप्शन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो आपको परसेप्शन क्या होती है वो बताना है, उसकी प्रोसेस बतानी है और उसकी क्या इम्प्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडी करने की, वो आपको बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज, इंटरप्रिटेट एंड अंडरस्टैंड सेंसरी इंफॉर्मेशंस टू मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। कह रहे इन्वायरमेंट से ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको थ्रू योर सेंसेस। आपके सेंसेस से, लाइक अगर आपने टच किया तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपने देखा तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपने सुना तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपको आपके इन्वायरमेंट से मिलती है। अब आपने उस इन्फॉर्मेशन को कैसे अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज किया, कैसे उसको इंटरप्रिटेट किया, दैट मीन्स जाना, और कैसे फिर उसको अंडरस्टैंड कर लिया, इसी प्रोसेस को कहते हैं परसेप्शन। इट इज़ हाउ पीपल इंटरप्रिटेट। इसका मतलब कि कैसे एक जो बंदा है वो इंटरप्रिटेट कर रहा है अपनी सराउंडिंग को, ठीक है, फ्रॉम इम्प्रेशन ऑफ अदर्स एंड मेकिंग जजमेंट। इम्प्रेशन से लेके कि सामने वाले बंदे का क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, वहां से लेके क्या तुमने उसको जज किया, वहां तक। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में परसेप्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करता है कि एक एम्प्लॉय कैसे देखेगा एक दूसरे को, ठीक है, कि कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट की बातों को कैसे लेगा वो, ठीक है, एंड हाउ दे अप्रोच टास्क, और कैसे वो टास्क को समझेगा, सोचेगा, कैसे करेगा वो, कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा, कैसे क्या सोचना का ढंग कैसा है उसका। तो इसीलिए हमें परसेप्शन क्या है पढ़ना पड़ता है। अब हम प्रोसेस देखते हैं परसेप्शन की। तो देखो परसेप्शन की प्रोसेस है सिलेक्शन। सबसे पहले क्या है, इन दिस स्टेज इंडिविजुअल फिल्टर और चूज करेगा कि विच सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू फोकस ऑन, कि किस इन्फॉर्मेशन, देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिली पर किस सेंसरी इन्फॉर्मेशन में फोकस करना है। सारी की सारी स्टिमुली को हम क्या है नोटिस नहीं करते हैं, पीपल फोकस करते हैं कुछ स्टिमुली को, ठीक है। तो अब वो सेलेक्ट करेंगे पहले, देन फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। कह रहे वंस इन्फॉर्मेशन इज सेलेक्टेड, एक बार क्या आपने इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली, अब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, ग्रुप करोगे, सॉर्टिंग करोगे, स्ट्रक्चरिंग करोगे उस इन्फॉर्मेशन की अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फिर है इंटरप्रिटेशन। फिर आपने क्या किया, इंटरप्रिटेट किया। अब इंडिविजुअल ने असाइन कर दिया उसको एक मीनिंग जो भी उसने ऑर्गेनाइज की थी ऊपर इन्फॉर्मेशन। अब जो इंटरप्रिटेशन है वो भी अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगी कि उसका उस रिगार्डिंग पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है उस बंदे का, एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी, उस बेसिस पे क्या है वो उस चीज़ को समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। अब एक बार उसने समझ लिया तो अब फाइनली वो उसका रिस्पॉन्स देगा, कैसे करना है, जो भी उसने परसीव किया उसके बेसिस पे वो क्या कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। अब दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स। अब हो सकता है वो उसके बारे में कुछ थॉट बना ले, उसका कुछ एटीट्यूड बन जाए उसके बारे में, या कोई वो फाइनली एक्शन करे रिस्पॉन्स में, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे परसेप्शन की प्रोसेस ना हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं ऊपर, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं एक बार पूरा वो रीड करवाया, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोसेस एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छी लगेगी या फिर समझ आ जाएगी। सिलेक्शन, पहला क्या था पॉइंट, सिलेक्शन। एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक एम्प्लॉय है, रिया वॉक इनटू अ बिजी ऑफिस वेयर पीपल आर टॉकिंग। तो रिया है वो क्या है ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, टॉकिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आंसरिंग कर रहे हैं फ़ोन्स को। उसने नोटिस किया कि जो उसका मैनेजर है, शी नोटिस हर मैनेजर वेविंग एट हर फ्रॉम अक्रॉस द रूम। तो रूम से ना उसके जो मैनेजर ने उसे वेव किया, हाई किया। अमंग ऑल द बैकग्राउंड नॉइज हर अटेंशन फोकस ऑन द मैनेजर्स वेव। तो अब इतना सारा नॉइज था उस ऑफिस में, बैकग्राउंड में इतना नॉइज था, पर फिर भी उसकी जो अटेंशन है वो गई मैनेजर के वेव में, मतलब कि उसने जो हाथ ऐसे किया था ऊपर को, बिकॉज इट स्टैंड आउट। क्यों? क्योंकि वो खड़ा होकर उसने क्या है ऐसे हाथ को ऊपर ऐसे हिलाया, ठीक है, मतलब हाई करके। अब एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो रिया ने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक स्पेसिफिक सिग्नल को जो कि मैनेजर का वेव था। क्यों? क्योंकि एज द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि उसने ये वाली चीज़ को फिल्टर आउट किया उस सारी नॉइज और डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब रिया का जो ब्रेन है वो ऑर्गेनाइज करेगा इस वेव को समथिंग रिकॉग्नाइजेबल में, कि हाँ भाई मुझे रिकॉग्नाइज किया। वो अंडरस्टैंड करेगी कि ये एक टाइप की ग्रीटिंग थी, ठीक है। शी नोटिस दैट मैनेजर फेशियल एक्सप्रेशन, वो क्या है फिर मैनेजर के फेशियल एक्सप्रेशन को देखेगी, बॉडी लैंग्वेज को देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखे तो उसने कैटेगराइज एंड स्ट्रक्चराइज कर दिया उस इन्फॉर्मेशन को कि हाँ मैनेजर ने वेव किया था स्माइल के साथ, दैट मीन्स क्या है वो फ्रेंडली एक्शन है, ठीक है। थर्ड है फिर इंटरप्रिटेशन। अब
पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिया ने इंटरप्रिटेट कर दिया कि वेव का मतलब है कि वो गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, ठीक है? बिकॉज़ द मैनेजर इज़ स्माइलिंग, क्योंकि वो स्माइल कर रहे हैं तो अज़्यूम किया जाएगा कि एक पॉजिटिव और कैजुअल इंटरेक्शन थी। अब है एक्सप्लेनेशन कि रिया ने यहाँ पे इंटरप्रिटेट किया कि भई और ये जो इंटरप्रिटेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस थी? उसकी फ़ैमिलियरिटी, क्यों? क्योंकि वो पहले से जानती थी मैनेजर को और पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि जब उन्होंने वेव किया होगा दैट मीन्स वो हाय का सिग्नल है या गुड मॉर्निंग का सिग्नल है। तो उसने क्या है अभी भी उस चीज़ को वैसे समझा, इंटरप्रिटेट किया। अब रिस्पॉन्स तो रिया ने स्माइल बैक किया एंड वॉक ओवर टू ग्रीट हर मैनेजर, और वो वहाँ को चल पड़ी और मैनेजर को उसने दोबारा से ग्रीट किया, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो उसका रिस्पॉन्स था यहाँ पे क्या उसके परसेप्शन के बेसिस पे, और उसके परसेप्शन की प्रोसेस ऊपर क्या थी कि उसने बोला कि हाँ भाई वो फ्रेंडली गेस्चर है, हाई कर रहे हैं, तो उसने भी क्या है स्माइल के साथ उन्हें दोबारा से ग्रीट किया। तो होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। तो समरी देख लेते हैं। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ये एग्जाम्पल हमें शो कर रहा है कि कैसे परसेप्शन शेप करता है आपके वर्क प्लेस में इंटरेक्शन को। रिया का पॉजिटिव परसेप्शन था इस वेव को लेके, ठीक है? तो उसका जो रिस्पॉन्स था वो भी पॉजिटिव था और पॉजिटिव रिलेशनशिप बढ़ाया उसने। इफ़ हर इंटरप्रिटेशन हैज़ बिन डिफरेंट, अगर उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग होता, लाइक वो सोचती कि अगर हाई किया दैट मीन्स वो अर्जेंट मैटर के लिए बुला रहे हैं ना कोई, तो उसका रिस्पॉन्स क्या चेंज होता। तो ये आपको बताते हैं कि कैसे आपका परसेप्शन अफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को, और ये जानना मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इम्प्लीकेशन देखें तो अंडरस्टैंड करना परसेप्शन को ये बहुत ही ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, बिकॉज ये अफेक्ट करता है वेरियस एरियाज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वही देखते हैं हम। सबसे पहले एम्प्लॉय का रिलेशन, मैनेजर और एम्प्लॉय इंटरप्रिटेट करेंगे एक्शन को और कम्युनिकेशन को अलग अलग, तो फिर क्या है ये गलत हो जाएगा, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी ना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे, कन्फ्यूजन अराइज हो जाएगी, क्योज हो जाएगा। फिर है डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कि कैसे एक मैनेजर इवैल्यूएट करता है सिचुएशन को और डिसीजन लेता है। अगर उसने जो परसेप्शन है वो बायस कर ली तो जिससे मिस जजमेंट हो जाएगा और ये उसकी डिसीजन मेकिंग में भी क्या हो जाएगा अफेक्ट हो जाएगा, और उसका फिर इफेक्ट लाइक अगर वो डिसीजन ले रहा है हायरिंग प्रमोशन के बारे में तो फिर ये गलत हो जाएगा। मोटिवेशन, एम्प्लॉय का परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, कि एम्प्लॉय का क्या परसेप्शन है, क्या सोच है फेयरनेस के बारे में, रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में, वो भी क्या अफ़ेक्ट करता है। अगर एक एम्प्लॉयी है वो परसीव कर रहा है कि उसके वहाँ सबको ट्रीट किया जा रहा है फेयरली, तो उसका जो परसेप्शन है, सोच है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, परसेप्शन ऑफ परफॉर्मेंस कैन डिफर बिटवीन employees and manager. Managers might rate performance based on subjective impression rather than objective criteria, leading to perceived unfairness और biasness. कह रही कि परसेप्शन, अगर किसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल देनी है तो अगर आपका जो परसेप्शन है वो डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे फिर जो प्रमोशन है या फिर अप्रेजल है वो भी गलत हो सकती है, इसीलिए भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, परसेप्चुअल डिफरेंस अगर आ जाते हैं ना तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अंडरस्टैंड करना कि क्यों आ रहा है और कैसे इसको रिजॉल्व करना ये बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए परसेप्शन को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द वे एम्प्लॉय परसीव द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइज है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है वो कैसे परसीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को, रूल्स को, पॉलिसीज़ को, नॉर्म्स को, ये भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही क्या है अपना आउटपुट भी देंगे। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो परसेप्शन है ये बहुत ही पावरफुल फैक्टर है जो शेप करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। इन्फ्लुएंस हाउ पीपल, ये इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे एक पीपल इंटरप्रिटेट और रिस्पॉन्ड करेगा वेरियस वेरियस सिचुएशन में वर्क प्लेस के अंदर। अंडरस्टैंड करना परसेप्शन प्रोसेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका रोल है डिसीजन मेकिंग में, मोटिवेशन में, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है और अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक क्या है प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट बना सकती है अगर वो परसेप्शन को समझ जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो आया था, डिफाइन वैल्यूज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एटीट्यूड, तो आपको वैल्यू क्या होती है वो बताने थे, वैल्यूज क्या होती है बेसिकली वो बताना था, और इसका डिफरेंस बताना था एटीट्यूड के साथ, एंड हाउ कैन एटीट्यूड बी मेजर्ड, और कैसे एटीट्यूड को मेजर किया जाता है वो भी बताना था। तो जो एटीट्यूड वाला चैप्टर है इसमें से आपको इसी 2023 में ही कंपोनेंट्स भी आए हैं एटीट्यूड के 5 मार्क्स में, एंड ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, दैट मीन्स 20 मार्क्स का आपका एटीट्यूड का ही चैप्टर आ गया है। तो देख लो एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा वेटेज हो रही है आजकल, तो एटीट्यूड वाला चैप्टर क्या है आप डिटेल में कर सकते हो। अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर से तो आप लिख भी देना कमेंट के नीचे। तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज़ बेसिकली कोर बिलीव्स होते हैं आपके, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं आपके जो आपको गाइड करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल क्या है डिटरमाइन करेगा, मतलब जानेगा कि क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसके लिए डिज़ायरेबल है, क्या उसके लिए वर्थ वाइल है लाइफ में। ये शेप करता है, एटीट्यूड शेप करता है एक पर्सन के बिहेवियर को, ठीक है, जो कि फिर इन्फ्लुएंस करता है उसके डिसीजन को, एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर जजिंग एक्शंस एज राइट और रॉन्ग, और ये उसे ये भी बताता है कि क्या सही होगा क्या गलत। एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज इंक्लूड ऑनेस्टी, लाइक क्या होता है बेसिकली
एग्जाम्पल देखें वैल्यूज़ का, तो आपकी क्या वैल्यूज़ है, लाइक ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सब, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यूज़ में आपको ये कीवर्ड याद रखना है, इट इज़ अ कोर बिलीफ और प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं इंडिविजुअल को कि कैसे आपको चीज़ों को जानना है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिज़ायरेबल है, वर्थवाइल है लाइफ के लिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वैल्यूज़ और एटीट्यूड को, इसका डिफरेंस देखते हैं। तो डेफिनेशन में देखें तो वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, कोर बिलीफ और प्रिंसिपल, किसके बारे में कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर एटीट्यूड में आप इवैल्यूएट करते हो, ये फीलिंग है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इशू के प्रति। स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो वैल्यूज़ जनरली स्टेबल होती है, लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग होती है, पर जो एटीट्यूड है ना ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है। स्कोप की बात करें तो वैल्यूज़ का स्कोप बहुत बड़ा है, ब्रॉड है ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर अलग-अलग एरियाज़ का। पर जो एटीट्यूड है इसका जो स्कोप है वो नैरो है, ये फोकस करता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो वैल्यू शेप करती है एटीट्यूड एंड बिहेवियर आपका कैसा होगा। एटीट्यूड शेप करता है कि आपका एक्शन और रिस्पॉन्स कैसा होगा। फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्म किया जाता है अर्ली इन लाइफ, स्टार्टिंग में ही, ठीक है। आपकी फैमिली, कल्चर, एक्सपीरियंस से ही आपकी वैल्यूज़ बन जाती हैं। पर जो एटीट्यूड है ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हो जाता है, सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू हो जाता है, आपका पर्सनल इंटरेक्शन एक्सपीरियंस कैसा है किसी के साथ, उसके बेसिस पे क्या एटीट्यूड आपका बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एटीट्यूड है इसको मेजर किया जाता है। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा था ना कि एटीट्यूड को कैसे मेजर किया जाता है, तो एटीट्यूड कैन बी मेजर्ड यूजिंग सेवरल मेथड्स। बहुत से मेथड्स हैं जिससे हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। मेथड्स हैं कैप्चर करने के कि कैसे एक पीपल फील, थिंक, बिहेव करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक, पीपल, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमनली मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले सेल्फ रिपोर्ट सर्वे और क्वेश्चनरी। इसमें दिस इन्वॉल्व इंडिविजुअल आस्किंग इंडिविजुअल्स टू डायरेक्टली रिपोर्ट देयर एटीट्यूड थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। इसमें हम एक कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं उसके थ्रू पूछ लेते हैं इंडिविजुअल से कि आपका क्या एटीट्यूड है, आप खुद ही बता दो। लाइक यहाँ पे लिखा है कि जो लिकर्ट स्केल होता है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, रेट करना होता है अपना एग्रीमेंट स्टेटमेंट्स के साथ, स्ट्रांगली अग्री हो आप, स्ट्रांगली डिसअग्री हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसका एडवांटेज क्या हो गया कि ये ईजी टू एडमिनिस्टर होता है, एनालाइज होता है, ये सूटेबल होता है जहाँ पे लार्ज ग्रुप का आपको क्या है ये करना है। नेक्स्ट है लिमिटेशन, रिस्पॉन्सेज इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी के बेसिस पे। सेकंड है आपका मेथड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये जो स्केल है इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट करते हो आप पेयर ऑफ अपोजिट एडजेक्टिव्स को, लाइक हैप्पी, सैड, यूजफुल, यूजलेस, ठीक है। तो इंडिविजुअल को इंडिकेट करना होता है कि उनकी क्या पोजीशन है, मतलब वो उनके लिए हैप्पी है चीज़ या सैड है। मेजर करना है एटीट्यूड को टुवर्ड न्यू पॉलिसी, लाइक है ना। तो आपको बताना है कि ये आपके लिए यूज़फुल है या यूज़लेस है या इफ़ेक्टिव है, इनइफ़ेक्टिव है, ऐसे पूछते हैं हम इसमें, अपोज़िट वर्ड को यूज़ करके पूछते हैं हम इसमें। एडवांटेज की बात करें तो ये आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारा इनसाइट्स कि कैसे एक इंडिविजुअल एक्सप्रेस करेगा अपना डिग्री ऑफ एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए। लिमिटेशन, इसमें केयरफुल सिलेक्शन करनी पड़ती है आपको एडजेक्टिव के पेयर की, सो दैट मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन सामने वाला बंदा कर सके। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर रियल टाइम में, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में। तो एटीट्यूड को जानने के लिए एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली वॉलंटियर्स फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका हम जैसे एक एम्प्लॉय है वो खुद से वॉलंटियर प्रोजेक्ट कर रहा है बार बार, तो इससे हम देख रहे हैं कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है वर्क, टीम वर्क के प्रति। तो इसका एडवांटेज क्या है कि देखो री इलेक्शन के बेसिस पे आपने जज कर लिया, बट इसकी लिमिटेशन है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर है इसका नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये जो मेथड है ये प्रेजेंट करता है एम्बिगियस स्टिमुली को, ये अलाउ करता है रिस्पॉन्ड टू प्रोजेक्ट देयर ओन एटीट्यूड अनकॉन्शियसली। मतलब कि आप क्या है, जैसे एक है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जहाँ पे इंडिविजुअल इंटरप्रिटेट करेगा एम्बिगियस इमेजेस को और स्टोरीज को, जो क्या है रिवील करेगा कि इनका एटीट्यूड क्या है। मतलब एक ऐसी सी कोई इमेज दिखाई है जो एम्बिगियस है, इसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा, सामने वाले को बोला जाएगा आपको क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो उसका जैसा एटीट्यूड होगा वो वैसी इमेज उसमें से निकाल के दे देगा। तो यूज़फुल होता है अनकवर करने के लिए जो उनकी हिडन एटीट्यूड है, इसको अगर निकालना है किसी बंदे का तो वो इस फिर ये वाला यूज़ कर सकते हैं हम टेस्ट। इसमें एनालिसिस होती है वो सब्जेक्टिव होती है बेसिकली, ये इसकी लिमिट। तो इसकी समरी देख लेते हैं कि ये जो मेथड्स है ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कैसे एटीट्यूड को जान सकते हैं एक्यूरेटली। ये उनके लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, और फिर वो इसके बेसिस पे क्या एड्रेस कर सकते हैं कि कैसे एक पीपल रिएक्ट करेगा एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेक्शन बी जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया 15 मार्क्स में। तो ये एक टाइप की रिविजन वीडियो है जहाँ पे हम मीनिंग भी समझ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जो इंपॉर्टेंट है वो भी समझ रहे हैं, सो दैट आपको पता लग जाए किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि एटीट्यूड
एंड एटीट्यूड का तो 20 मार्क्स का आपका बन रहा है और वैल्यूज़ भी पूछ ले रहे हैं। तो एटीट्यूड वैल्यू को मिला के आपका मतलब ये लगा लो 20 मार्क्स का तो श्योर ही है। तो इन 2 चैप्टर को आपको कर लेना है, जिसमें से आपको बेसिकली यही पूछने वाले हैं, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड और वैल्यू का डिफरेंस और कौन-कौन से मेथड्स हैं एटीट्यूड के। यहाँ हमने 2-3 ही मेथड किए हैं, आपको बुक में डिटेल में है। तो क्या कहते हैं, आप वहाँ से एक बार डिटेल में भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई अलग से क्वेश्चन चाहिए जो कि 2023 में नहीं आया बट रिपीटेड है, तो आप यहाँ पे कमेंट के नीचे लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।